नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की ये तीसरी क्लास है। सबसे पहली क्लास में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ा था, अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। क्लास 2 में पढ़ा हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद हमने जो थर्ड क्लास है उसमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स, क्या उनका इम्पैक्ट होता है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने यूपीएससी के सवाल भी सॉल्व किए। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पृथ्वी पर अलग अलग डायमेंशंस पे, उनको हम लोग देखेंगे। जो भी सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं क्लाइमेट चेंज से, हम लोग सभी को सॉल्व करेंगे, साथ में आपको डिस्कस करेंगे। सभी का जो पीडीएफ है हमारे लेक्चर्स का, एनवायरनमेंट का जो पूरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट दिया गया है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो भी आपको दिया गया है, वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ही, जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको हो पूछिए। संडे को हम लोग 9 बजे रात में लाइव क्लास लेंगे, जहाँ पर हम लोग आपके डाउट्स को सारा क्लियर करेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी का हमने जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर दिया है, उसका भी सारा वीडियो इस चैनल पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। सारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए ही है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। होता क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज जो होता है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जो आज के कंटेक्स्ट में क्लाइमेट पढ़ना है ना हमको, वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ग्लोबल एटमॉस्फेयर में, इसके कंपोजिशन में, इसके टेम्परेचर में, इसके जो अलग अलग पैरामीटर हैं उसमें जो बदलाव हो रहा है, उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत पहले से हो रहा है। पहले आइस एज था, फिर वातावरण गर्म हुआ, फिर चीज़ें इवॉल्व हुई। मगर अभी फ़िलहाल के पिछले 200 सालों में, औद्योगिक क्रांति के बाद खास करके, उसके बाद मनुष्य के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण, मनुष्य के इंटरवेंशन के कारण अचानक से एक परिवर्तन आया। हमारा जो क्लाइमेट के चेंज होने की गति है वो अचानक से बढ़ गई। तो ये जो चेंज होने की गति अचानक से बढ़ी है, इसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। कैसे बढ़ी है? जो हम लोग CO2 इमिट कर रहे हैं उसके कारण बढ़ा है। CO2 के अलावा कई सारे और भी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज? क्योंकि ये गैस जो होता है वो हीट को ट्रैप करता है, जो एनर्जी होता है उसको हमारे एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप करता है। आपको पता है कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा गोलू मोलू पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं। आपको मैंने सारा पढ़ाया है पहले वैसे, ठीक है ना। जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था आपको हीट बजट, ज्योग्राफी वाली क्लास में मैंने पढ़ाया आपको हीट बजट, वहाँ मैंने सारा पढ़ाया है आपको पहले से ही। तो ये जो शॉर्ट वेव होता है ये आ रहा होता है, और हमारा एटमॉस्फेयर पूरा ट्रांसपेरेंट होता है इस शॉर्ट वेव के लिए। मतलब इस शॉर्ट वेव को वो एब्जॉर्ब नहीं करता। जब पृथ्वी पर आता है, टकराता है, जब लौट रहा होता है, तो ये लौटता हुआ जो आपका रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है, और उस वेव को हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैप्चर कर लेता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, SF6, ये सब जो गैसेज हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो इन सब को कैप्चर कर लेता है, अपने अंदर ऊष्मा भर लेता है। ठीक है ना। इसी कारण से इन गैसेज को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्लियर बात है। जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो हम लोग किस चीज़ में बदलाव देखते हैं? तापमान में, रेनफॉल में, प्रेसिपिटेशन में, मतलब कि स्नोफॉल हो जाए चाहे रेनफॉल हो जाए, विंड का पैटर्न बदल रहा है, मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है, इन सभी में हम लोग बदलाव को देखते हैं। ह्यूमन जो है, हम मानव जो हैं वो क्लाइमेट चेंज को पैदा कर रहे हैं, उसको और तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जैसे कि कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें। ये जो फॉसिल फ्यूल होता है जलने के बाद CO2 इमिट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। अब डिफॉरेस्टेशन, जब भी हम लोग जंगलों की कटाई करते हैं तो 2 नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है
कि ये जो आपका पौधा होता है वो करता क्या है कि हमारा कार्बन को ये सोख रहा होता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ऑक्सीजन छोड़ रहा होता है। तो पहला तो ये जो सोर्स का काम कर रहा था वो ये रुक गया। उसके बाद जो लकड़ी होता है उसको जो हम जलाते हैं तो उल्टा CO2 इमिट होता है। तो डिफोरेस्टेशन से दो हानियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से हमारा क्लाइमेट धीरे धीरे बदल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो आपको मैंने बताया था अभी इस डायग्राम से। जो रोशनी आ रही है, जो आपका इंसुलेशन आ रहा है ऊपर से, वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी से टकरा करके जो आ रहा है ना हीट, ये हमारा है लॉन्ग वेव का रेडिएशन है। इसी को हमारा ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो गैसेज एब्जॉर्ब करती हैं इस हीट को, वही गैसेज ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये जो नेचुरल है, देखो ध्यान से, हमारे पृथ्वी पर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पहले से चला आ रहा है, मतलब कि औद्योगिक क्रांति से पहले से ही चला आ रहा है। और इसी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण हमारे पृथ्वी पर जीवन उपजा है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा पृथ्वी -17 डिग्री सेल्सियस पर होता, जहाँ पर जीवन पनपना मुश्किल था, इंसानों का पनपना मुश्किल था। मगर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो हीट होता है उसको हमारा एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है, कैप्चर करता है, और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज तापमान हमारे पृथ्वी का रखता है, जहाँ पर हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब रह पाते हैं। क्लियर बात। मगर समस्या क्या हो रहा है कि जो गैस हीट कैप्चर कर रहा था, उन गैसों का अमाउंट, उन गैसों का कंसंट्रेशन हम बढ़ा दे रहे हैं। कैसे बढ़ा दे रहे हैं? हम लोग एक्स्ट्रा CO2 इमिट कर दे रहे हैं। समझ गए बात। तो ये जो एक्स्ट्रा CO2 इमिट कर रहे हैं उसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसी कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लियर बात है। अब कौन कौन से गैसेज ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFCs, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और आपका जो परफ्लोरोकार्बन है ना, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा सबसे मेन जो है वाटर वेपर। आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि जो बाहर से गैसेस आ रही, मतलब बाहर से आपका रोशनी आ रहा होता है, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है एटमॉस्फेयर उसके लिए। मगर एक आदमी है जो इस आते हुए इंसोलेशन को भी ट्रैप कर सकता है, वो है वाटर वेपर। आ रहा है उसको भी मारेगा, जो जा रहा है उसको भी कैप्चर करेगा। समझ रहे हो? तो ये वाटर वेपर का सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है ना। मगर वाटर वेपर हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। हम लोग CO2 की ही बात क्यों करते हैं जब हमारा वाटर वेपर इतना खतरनाक है? क्योंकि वाटर वेपर शॉर्ट लिव्ड होता है। पानी भाप बना, ऊपर गया, बारिश हुआ, बरस गया, स्नोफॉल हुआ, बरस गया, खत्म हो गया। CO2, मीथेन, ये सब बहुत ही लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। एक बात ध्यान देना, N2O है जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है। NO और NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल कूलिंग गैस होता है। क्यों सर? क्योंकि NO और NO2 ये दोनों के दोनों जो होता है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है पानी से रिएक्शन करने पर। पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है और मीथेन को तोड़ देता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, जब इसकी तोड़ाई कर देगा तो इसका अमाउंट कमने लग जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कमने लग जाएगा। तो ये ग्लोबल कूलिंग में आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। CO2 कहाँ से निकलता है? फॉसिल फ्यूल के जलाने से, डिफोरेस्टेशन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इंसुलेशन फॉर्म के रूप में, एरो प्रोपेलेंट के रूप में। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज CFC का बहुत ही ज़्यादा होता है। मीथेन कहाँ से निकलता है? कृषि से। जो धान के खेत होते हैं उसमें पानी जमा हुआ होता है पूरा का पूरा, क्योंकि धान जो है वो आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप है।
तो वहाँ पर धान के खेत से निकलता है, जो मवेशी होते हैं उनकी आंत से निकलता है, टर्माइट, फॉसिल फ्यूल और लकड़ी जलाने से तो निकलता ही निकलता है, लैंडफिल जहाँ पर कूड़ा रखा हुआ होता है, लैंडफिल वहाँ से भी निकलता है, जो जहाँ पर हम लोग गोबर वगैरह फेंकते हैं गड्ढे में वहाँ से भी निकलता है, वेटलैंड, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, यहाँ से सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स अभी जो दबा हुआ है वो है परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट, ठीक है ना। ये जो परमाफ्रॉस्ट है मतलब जमी हुई मिट्टी जो सॉइल है ना वो फ्रोजन स्टेट में है। जब भी सॉइल 2 से ज़्यादा साल तक जमा हुआ रहे तो वो परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। मैंने सब पहले पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, दोबारा बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ये परमाफ्रॉस्ट जिस दिन गलेगा उसके भीतर से जो मीथेन गैस है वो निकलेगा, ठीक है ना। वैसे ही एक मीथेन हाइड्रेट होता है, मीथेन हाइड्रेट्स, ये हाइड्रेट्स समुद्र के अंदर होते हैं। यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में मीथेन फंसा हुआ होता है। तो जो मीथेन हाइड्रेट हैं इनको गर्म करने पर मीथेन गैस यहाँ से रिलीज होती है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा परमाफ्रॉस्ट से मीथेन निकलेगा, मीथेन हाइड्रेट से मीथेन निकलेगा और ये मीथेन और गर्म करेगा। समझ गए बात। इसने मारा उसको एक झापड़, उसने दोबारा पलट के मारा, फिर इसने मारा, फिर उसने मारा, तो माहौल गर्म ही रहेगा ना और गर्म होते जाएगा। समझ रहे हो बात। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये फॉसिल फ्यूल के जलाने से, फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से, लकड़ी और जो क्रॉप रिसाइड्यू हैं जैसे कि हमारा जो स्टेबल होता है ना, मतलब गेहूं काटने के बाद नीचे तना बचा हुआ होता है उसको जला देते हैं पंजाब हरियाणा इलाकों में, तो इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो गैस है वो निकलती है। आयरन ओर स्मेल्टिंग, फॉसिल फ्यूल जलाने से और ई वेस्ट को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद मीथेन की बात आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आती है और फिर N2O की बात आती है। इस मॉनसून, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बारिश हुई थी कल, आज भी बहुत अच्छी बारिश होगी। पूरा बादल लगा हुआ है, बिजली जा चुकी है और पूरा गरम गरम माहौल है एकदम। तो यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर यूपी से सवाल पूछता है आपसे इस तरह से कि अरेंज दीज गैसेस अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग, तो सबसे तो कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर मीथेन का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है और N2O का है। तो यहाँ पर आपको इन चारों गैसेस के बारे में पढ़ना है, आपको इसका जो ऑर्डर है वो समझना है। कोई दिक्कत की बात है तो ऑर्डर लिख लीजिए कॉपी में और कॉपी ले करके बैठा करो, कथा सुनने मत आया करो यहाँ पर बैठ करके। जो आप समय लगाते हैं यहाँ पर आधा एक घंटा, वहाँ पर इस तरह से पढ़ लीजिए कि जो बातें मैं बताऊँ आपको वो कॉपी में नोट करते जाओ, याद हो जाएगा तुमको और आगे तुम भूलोगे नहीं। एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन तभी होता है जब आपको एक बात याद रहती है, दूसरी बात भूल चुके होते हैं, तो सोचते हैं कि यार यहाँ पर कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है, बस मुंह पर है, याद नहीं आ रहा है। तो ये समस्या कब होती है? जब आप चीज़ें रिवाइज नहीं करते, जब चीज़ें आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं फिर, ठीक है ना। सबसे पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 इनकमिंग इंसुलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो इंसुलेशन सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है वो CO2 से होकर पार हो जाएगा, CO2 से कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उससे हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मगर जैसे ही ये हीट पृथ्वी से टकराया, लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हुआ और ऊपर की ओर जाने लग गया, अंतरिक्ष की ओर वापस, CO2 उसको पकड़ लेगा। समझ गए? मतलब कि आ तो गए, जाना नहीं है। ये CO2 का काम है, उसको रोकना, ठीक है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए। इसका कंसंट्रेशन पृथ्वी के सरफेस के नज़दीक ज़्यादा है क्योंकि ये हवा से घना है, इट इज़ डेंसर दैन एयर, भारी है उससे। ओजोन, इसका बहुत ही कम कंसंट्रेशन पृथ्वी के नीचे है, ज़्यादातर ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है, जो ओजोन लेयर है ना वहाँ पर पाया जाता है। ग्राउंड लेवल पर
ये ओजोन N2O के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी जो आपका N2O है वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है सूर्य के रोशनी में और ओजोन बनाता है। ठीक है ना, जो आपका NO2 है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन का निर्माण करता है। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट में सनलाइट लिख दो चुपचाप, या फिर एच म्यू लिख दो, एच न्यू, न्यू यहाँ पर आपका लाइट की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, समझ गए। चलिए, वाटर वेपर ये भी भारी है, ऊंचा जाने पर मतलब ऊपर जाने पर वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम होता है। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब भी वाटर वेपर का कंसंट्रेशन आपका कम होता जाएगा, और वाटर वेपर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के जो आपका हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगला है मीथेन। मीथेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीनहाउस गैस है CO2 के बाद, और ये एनिमल वेस्ट और बायोलॉजिकल मैटर के डिकम्पोज होने के बाद पैदा होता है। इसी गोबर गैस, ये पूरा का पूरा मीथेन ही होता है। गोबर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो खाना है वो सब बनाने में। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी ग्रीनहाउस गैस है, NO और NO2। जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर NO और NO2 दोनों ग्लोबल कूलिंग करते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये मीथेन गैस को तोड़ते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल को। कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी शॉर्ट लिव्ड गैस है और ये हवा से हल्की गैस है। क्या होता है? हवा से हल्की गैस है। इसका इनडायरेक्ट रेडियो जो आपका फोर्सिंग इफेक्ट होता है वो हमारे पृथ्वी पर देखा जाता है इसमें, जहाँ पर ये मीथेन का जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देता है। ध्यान सुनना, मीथेन का कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा देता है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग करता है, फिर दोबारा उसको फोर्स करता है। तो ये जो रेडिएटिव फोर्सिंग है उसका मतलब ये है कि एक ने एक ऐसा चीज़ बनाया जिसने दोबारा उसको बनाया। समझ के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मीथेन अगर रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो मीथेन ग्लोबल वार्मिंग गैस है, मतलब ये ग्रीनहाउस गैस है। तो ये मीथेन के कारण हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होगा। जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो परमाफ्रॉस्ट गलेगा, वहाँ से फिर मीथेन निकलेगा और अधिक मीथेन और अधिक वार्मिंग करेगा। तो देख रहे हो यहाँ पर क्लाइमेट को फोर्स कर रहा है आगे की दिशा में जाने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग। ठीक है, अगला कई सारे आपके फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम प्रोसेसिंग में और सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में। वही सेमीकंडक्टर जिसका इस्तेमाल आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में होता है। और लीक डिटेक्ट करने के लिए भी, मान लो कि किसी पाइपलाइन से आपका कोई गैस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई लीक है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और सर्किट ब्रेकर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके पहले के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको तो फेज आउट कर दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, क्योंकि ये एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन रेडिकल इमिट करता है और ये क्लोरीन रेडिकल जो है वो जाकर के ओजोन को तोड़ता है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसी कारण से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन फेज आउट किया गया, इसका हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये भी वैसे ग्रीन हाउस गैस ही है। क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस ही है ये। अब देखो ध्यान से, जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसका इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में, सॉल्वेंट और फायर रिटार्डेंट के रूप में। जब CFC को बैन किया गया, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया गया तो CFC को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को बनाया गया, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। मगर ये खुद एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी कारण से अब इसकी बारी है इसको ठिकाने लगाने की। अगला है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन क्या होता है? जब भी आप कोई फॉसिल फ्यूल या फिर आप कोई ऑर्गेनिक चीज़ जलाते हैं, जैसे कि लकड़ी जला रहे हैं, कुछ जला रहे हैं और उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब कि वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, हो सकता है कि उसको ऑक्सीजन ना मिल रहा हो पूरी तरह से, इसी कारण से पूरा वो जल नहीं रहा हो, तो ये फिर जो आपके पार्टिकल उड़ते हैं, ये पार्टिकल है, गैस नहीं है। ब्लैक कार्बन गैस नहीं है, पार्टिकल है। ठीक है ना? तो ये
आपका ग्लोबल वार्मिंग में भी इम्पैक्ट करता है। कैसे सर? देखिए ध्यान से, ब्लैक कार्बन होता क्या है कि ये स्नो पर चला जाता है, मतलब कि ये उड़ करके जो पोल में या फिर हिमालय में जो बर्फ़ होता है उस पर जा करके बैठ जाता है। अब स्नो है तो उसका अल्बेडो ज़्यादा है, अल्बेडो मतलब कितना लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो स्नो का अल्बेडो ज़्यादा है, ब्लैक कार्बन का अल्बेडो कम है, ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही ब्लैक कार्बन ने हीट एब्जॉर्ब किया, उसके नीचे का जो स्नो है वो पिघलने लग गया। अब चूंकि स्नो पिघल रहा है तो वहाँ का जो पूरा एरिया है वो धीरे धीरे स्नो से खाली हो जाएगा और उसका अल्बेडो कम होगा, क्योंकि जो एरिया खाली हो रहा है, जो ज़मीन है नीचे, उसका अल्बेडो स्नो से तो कम ही होगा। अब वो और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जो ज़मीन है, और अगल बगल के स्नो को और मेल्ट करेगा। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन अल्बेडो को रिड्यूस कर देता है और सनलाइट को बहुत ही ज़बरदस्त एब्जॉर्ब करता है। समझ गए? ऊपर में जो बादल बनता है उसको भी डिस्टर्ब करता है और मानसून रेनफॉल को भी ये इम्पैक्ट करता है, मगर इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम है। ये केवल कुछ दिन से कुछ सप्ताह तक ही हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। इसीलिए जैसे ही ब्लैक कार्बन का एमिशन बंद करोगे, उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगला है ब्राउन कार्बन। ये बायोमास के बर्न करने के कारण, जैसे कि कोई लकड़ी है, उन सबको बर्न करने के कारण ये ब्राउन कार्बन पैदा होता है। इसका भी अल्बेडो हाई है, मतलब ये भी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है और जाने से रोकता है उसको। चलो सवाल देखते हैं। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब व्हाट। जो हमारा CO2 का अमाउंट है हमारे एयर में वो बढ़ रहा है, जिस कारण से जो तापमान है हमारे एटमॉस्फेयर का वो बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज इट ऑब्जॉर्व वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ऑल सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। ध्यान सुनिएगा, जो ऑल पार्ट है ना, ऑल रेडिएशन, ये हिम्मत केवल वाटर वेपर में ही है। जो CO2 होता है वो सोलर रेडिएशन का इंफ्रारेड पार्ट एब्जॉर्व कर रहा होता है। आपका आंसर क्या है? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर केवल आपका वाटर वेपर ही इनकमिंग को भी और आउटगोइंग को भी कर सकता है एब्जॉर्व, मगर CO2 केवल आउटगोइंग को एब्जॉर्व करता है। अगला सवाल है UPSC प्रीलिम्स 2016 का। ये पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। हम लोग कई सारे टॉपिक सवालों के जरिए करते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस। यहाँ पर हम लोग कितना इमिशन हो रहा है उसको अकाउंट करते हैं कि इतना आपने इमिट किया है, इतना आपको रिड्यूस करना है। टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई एंड मैनेज MANG, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इट इज़ एन इनिशिएटिव UN टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव। नहीं, ये गलत है। आपका बी गलत है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है ना, रेड नहीं है, ये फॉरेस्ट्री वाला है, ये अलग है। डी कट गया आपका। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं, ये नहीं है। आपका जो पहला है वो आंसर सही है। यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है वो मेनली आपको इनेबल करता है कि आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो देखिए कि आपने कितना इमिट किया है और आपको कितना रोकना है इमिट होने से। ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो बनाता है हमारे कॉरपोरेट के लिए, कंट्रीज़ के लिए, शहरों के लिए, जो भी एंटिटीज़ हैं उनके लिए। अगला हमारा एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ के ही कि वार्मिंग करने का पोटेंशियल कितना क्षमता है आप में जो एटमॉस्फेयर हमारा उसको गर्म करने का। जिसमें जितना क्षमता होगा उसका पोटेंशियल उतना हाई होगा। मतलब कि आपका जो भी गैस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा उसका पोटेंशियल उतना हाई होगा। हम लोग CO2 से तुलना करते हैं। इसका मतलब ये है कि CO2 के कंपैरिजन में मेथेन कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और HFC कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ गए? मोटा मोटी समझो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 रोटी खाता है तो मेथेन कितना रोटी खाता है? 21 रोटी खाता है। नाइट्रस कितना रोटी खाता है?
नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका 310 रोटी खाता है, समझ गए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 140 से 11,700 रोटी खाता है। परफ्लोरोकार्बन 6500 से 9200 रोटी खाता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड 23,900 रोटी खाता है। सोचो अगर CO2 2 रोटी खा ले तो सब कोई डबल हो जाएगा। समझ रहे बात, समझ गए ना। तो इस तरह से मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग तुलना करते हैं, मतलब कि अगर CO2 1 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो मेथेन 21 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड 310 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। बात क्लियर है। बगल के कॉलम में आपको लाइफ टाइम लिखा हुआ है, उसका कितना साल जीवन है वो लिखा हुआ है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 50 साल से 200 साल तक जिंदा रहता है। जिंदा रहता है मतलब वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। मेथेन 12 साल तक, नाइट्रस ऑक्साइड 120 साल तक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 270 साल तक वो हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। और परफ्लोरोकार्बन 50,000 साल तक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड 3200 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। ये इनका लाइफ टाइम है। क्लियर बात है। अब एक सवाल आपके मन में आनी चाहिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो ये है, आदमी जितना जिएगा उतना खाएगा। तो जिस गैस का लाइफ टाइम ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक तो कारण आपका ये है। किसी ग्रीन हाउस गैस का जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का, वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। वो कितना इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, दूसरा उसका लाइफ टाइम कितना ज़्यादा है, अगर लाइफ टाइम ज़्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तीसरा उसका स्पेक्ट्रल लोकेशन क्या है। स्पेक्ट्रल लोकेशन क्या है मतलब कि वो किस रेंज का, किस वेवलेंथ का जो आपका रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर बात। तो ये मेन 3 चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि किसी गैस का वार्मिंग पोटेंशियल क्या है। अब हम वार्मिंग का इम्पैक्ट पढ़ेंगे हमारे अलग अलग चीज़ों पर। सबसे पहले आइस कैप को मेल्ट करता है। हमारे जो आइस कैप्स हैं, आर्कटिक का जो ओशियन है उसको मेल्ट कर रहा है। आर्कटिक के ओशियन को मेल्ट करने के कारण वहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल बैटल चल रही है, मतलब कि आर्कटिक ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं उस पर किनका कब्जा हो। तो जो भी कंट्री आर्कटिक सर्किल के अंदर पार्शियली या कंप्लीटली आते हैं, जैसे कि रशिया है, USA का आपका जो वो है ना अलास्का रीजन, तो USA, रशिया, ये सब एक आर्कटिक काउंसिल बना लिए हैं। तो उसमें वो लोग मैनेज करते हैं, उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि किन किन का क्या यहाँ पर राइट होगा। तो आइस कैप के मेल्ट होने से सी लेवल का राइज होता है। क्यों सर? क्योंकि समुद्र में ज़्यादा पानी जाता है। अब जब यहाँ पर हीट आता है तो हीट से पानी गर्म होता है, और आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो फैलती है। तो जो आपका समुद्र का पानी है वो एक्सपैंड होता है। जब समुद्र का पानी एक्सपैंड होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा और वो सी लेवल का राइज देखने को मिलेगा। अब चूंकि समुद्र का लेवल का राइज हो रहा है तो कई सारे जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो डूबने लग गए हैं। सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल सिटीज़, फॉर एग्जांपल इधर मालदीव खतरे में है, सेचल्स खतरे में है, पैसिफिक ओशन के कई सारे आइलैंड खतरे में है, इंडोनेशिया का जो कई सारा आपका जो कोस्टल सिटी है वो डूबने वाला है। उसके अलावा जब भी सी लेवल का राइज होता है तो जो खारा पानी होता है वो आसपास के ग्राउंड वाटर में घुसने लगता है, इंट्रूजन ऑफ सॉल्ट वाटर इन ग्राउंड वाटर, जिसके कारण से वहाँ पर पानी पीने लायक नहीं रहता। ये जो खारा पानी है वो ज़मीन पर खेतों में फैल जाता है, वहाँ पर लवणता ज़्यादा बढ़ जाती है, सैलिनिटी वहाँ पर बढ़ जाती है, वहाँ पर फिर खेती नहीं हो पाती। उसके अलावा जो हिमालय है वहाँ पर हमको फ्लडिंग देखने को मिलता है। कई सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं, अभी कुछ समय पहले इधर देखने को मिला था हमको ग्लेशियल लेक फ्लड आउटबर्स्ट, याद है? ये जो ग्लेशियर है वो पिघल करके जो झील बनाते हैं, वो झील का बांध टूट जाता है और पूरा पानी घाटी में फैल जाता है। तो गंगा का जो प्लेन है यहाँ पर भी बढ़ाने लगती है, जैसे कि कोसी नदी जब ज़्यादा पानी इसमें आता है तो पूरा नॉर्थ बिहार में बढ़ा जाता है। ब्रह्मपुत्र में जब आती है पानी तो पूरा असम में बढ़ा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब स्नो
पिघलता है तो ज़्यादा भूमि स्नो फ्री हो जाता है, वहाँ पर आप खेती तो कर सकते हैं, मगर उसका अल्बेडो कम होगा, मतलब कम रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग को और कंट्रीब्यूट करेगा। समझ के बाद तो ये समस्याएं होती हैं आइस कैप के मेल्ट होने से। अब जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट हैं वो बढ़ जाते हैं। गर्मी पड़ रही है तो खूब गर्मी पड़ रही है, ठंड है तो खूब ठंड पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि अरेबियन सी में पहले काफ़ी कम ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता था। पहले अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन कम बनता था, मगर आजकल अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। इसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है। इसी कारण से अरेबियन सी में भी कई सारे साइक्लोन बन रहे हैं और ये साइक्लोन सुपर साइक्लोन का रूप ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सुपर साइक्लोन का ये रूप ले लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। साइक्लोन बनने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब पानी इतना से ज़्यादा गर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, हरिकेन, मतलब हमारे यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। तो अभी इधर जो उड़ीसा है ना, वहाँ पर आया हुआ था अभी कुछ समय पहले, इसीलिए पूरा बिहार में इधर बारिश हो रही थी। रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, जैसे कि इस पैटर्न के बदलने से 2015 में जो चेन्नई का जो बाढ़ है वो देखने को मिला, फिर 18 में केरला में बाढ़ आ गई। इसी कारण से कई सारे जो हमारे डिजास्टर हैं वो हमको देखने को मिल रहा है। अगला, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है उसके रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्लेशियर। अब सुनिएगा, ग्लेशियर में अगर इरेगुलर पानी मतलब स्नो मेल्ट होगा तो जो नदी में जो वाटर लेवल है वो अलग अलग होगा, वेरी करेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि बिजली बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल की तरफ ज़्यादा मुड़ेंगे। चाहे अगर सोलर है तो बढ़िया है, फिर मगर सोलर नहीं है, वो महंगा पड़ रहा है, तो हम लोग फिर इसी की ओर कोयले की तरफ हम लोग जाएंगे। इसी कारण से ये और CO2 इमिट करेगा और वार्मिंग और बढ़ जाएगी। वाइड स्प्रेड वैनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। कई सारे जो हमारे जीव होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी वार्मिंग नहीं झेल पाते। फॉर एग्जांपल, अगर पोल पे आइस पिघल गई तो हैबिटेट जो है पोलर बेयर का वो ख़त्म हो जाएगा। पोलर बेयर वहीं रहते हैं ना, उनके लिए स्नो नहीं बचेगा, उनका पूरा का पूरा आवास नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो लोग लुप्त हो जाएंगे। हैबिटेट लॉस हमको देखने को मिलता है हमारे यहाँ भी। यहाँ जब गर्मी बढ़ती है तो बहुत सारे जो जीव हैं वो नहीं रह पाते, अडेप्ट नहीं हो पाते और वो फिर लुप्त हो जाते हैं। इसी कारण से हर साल कई सारे जो जीव हैं वो थ्रेटेंड या फिर एक्सटिंक्ट की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अगला है, कई सारे बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया, मच्छर से जो बीमारी फैलती है वो हमको अब ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिल रहा है। पहले जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया था, जो बीमारी है मलेरिया ये सब, वो हमको टेम्परेट एरिया में भी देखने को मिल रहा है। जो बीमारी होती है ना सब ट्रॉपिकल एरिया की है, जो गर्म प्रदेशों की है। यहाँ पर जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बीमारियाँ ऐसा फैलती हैं, मगर चूँकि टेम्परेट एरिया में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, सब बीमारियाँ वहाँ पर मिलती हैं। एक बात और, जो पोलर वर्टेक्स का जो इवेंट है ऊपर में नॉर्थ पोल में, जिसके कारण से पोलर वर्टेक्स आता है तो पूरा अमेरिका जम जाता है एक तरह से, उसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो भी एक इसका कंसिक्वेंस है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ हीट वेव बिहार में, आंध्र प्रदेश में, इसमें बहुत खतरनाक आता है, एकदम टपाटप लोग गिरने शुरू होते हैं। तो इसी कारण से जो डेथ की संख्या है वो बढ़ जाती है। फ्रेश वाटर का अभाव हो जाता है सूखे के दौरान। सूखा, जैसे कि साउथ बिहार में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है गया का, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र में आ जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे कि हमारे आसपास पूरा माउंटेन का रीजन है, तो इसी कारण ज़्यादा गर्म होता है इधर। और आगे जब बाढ़ आती है तो उसी कारण से वहाँ पर साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता, गंदगी फैल जाता है, कोलरा, डायरिया जो बीमारियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, लॉस ऑफ प्लैंकटन ड्यू टू वार्मिंग ऑफ सीज। और जब प्लैंकटन ही नहीं रहेंगे तो मछली कहाँ से होगा? यहाँ पर जो पूरा मैरीन फूड चेन है वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बेस होता है प्लैंकटन, ओशियन में फूड वेव का बेस होता है।
प्लैंकटन मछली खाता है, मछली फिर बड़ी मछली मतलब जिससे उसका आहार बनती है। तो यहाँ पर जो पूरा चेन है वो टूट जाएगा। कोरल रीफ का ब्लीचिंग हो जाता है, क्योंकि कोरल रीफ एक डिफिनिट टेम्परेचर रेंज में ही पैदा होता है, वहीं पर वो रहता है। तो जब कोरल रीफ ब्लीच हो जाएगा तो पूरा जो आवास था वो मछलियों का, दूसरे जीवों का, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कोरल रीफ जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रकार के जीवों के लिए हैबिटेट का काम करता है। तापमान बढ़ेगा तो हमें जो खाद देने का ज़रूरत है ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसका उत्पादकता घट रहा होगा ना। जैसे कि गेहूं हमारे यहाँ टेम्परेट रीजन क्रॉप है, गेहूं, वीट, ये टेम्परेट रीजन का क्रॉप है, मतलब ये ठंडे प्रदेश का क्रॉप है, इसलिए हम लोग यहाँ पर राबी फसल के रूप में उगाते हैं इसको। अब जब हमारे गर्मी बढ़ जाएगी तो गेहूं का जो उत्पादकता है वो घट जाएगा। अब चूंकि हमको उत्पादकता उतनी ही चाहिए, चाहे ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग ज़्यादा खाद दवाई देने लग जाएंगे और इससे ज़्यादा समस्या होगी, बायोडाइवर्सिटी का हमारे यहाँ लॉस होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं। वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? यूरिया का इस्तेमाल कम करने के लिए, जो यूरिया होता है ना उसका काफ़ी सारा पार्ट लॉस हो जाता है, केवल 40% पार्ट ही यूज़ हो पाता है। तो यूरिया का इस्तेमाल कम हो, यूरिया का डाइवर्जेंस, यूरिया जो होता है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है इंडस्ट्री की तरफ, वो ना हो पाए, इसीलिए यूरिया पर नीम की कोटिंग कर दी जाती है। समझ गए? ये जो नीम कोटिंग यूरिया होता है वो यूरिया का डिसोल्यूशन स्लो कर देता है, मतलब जिस रेट से नाइट्रोजन रिलीज होता है उसको स्लो कर देता है और धीरे धीरे नाइट्रोजन होता है, ज़्यादा समय तक आपका खाद प्रभावित रहता है। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे यहाँ फसल का उत्पादकता घट जाएगा, उत्पादन घट जाएगा, तो हमारी जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से आएगा? जब भोजन नहीं है तो खिलाएंगे क्या? फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ प्रभावित हो जाएगी। हाँ, ये बात है कि टेम्परेट रीजन के उन एरिया में जो बहुत ठंडे प्रदेश थे वहाँ पर खेती होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गर्मी हो जाएगी। मगर ट्रॉपिकल एरिया जो हमारे यहाँ पहले से गर्म है, यहाँ पर समस्या हो जाएगी, यहाँ पर उतनी गर्मी हमारी फसल झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला है जो कार्बन सिंक है, जैसे कि हमारे जंगल एक तरह से कार्बन सिंक हैं जो कार्बन को स्टोर करते हैं। दुनिया का 1/3 जो सॉइल बाउंड कार्बन है वो टैगा और टुंड्रा रीजन में है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही कम होता है। पत्ता झड़ गया तो बहुत ही लंबे समय तक वो वहाँ पर पड़ा रहेगा, वो गलेगा, उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, इसीलिए टैगा और टुंड्रा रीजन में बहुत ही ज़्यादा कार्बन स्टोरेज पाया जाता है। अब यहाँ पर जब परमाफ्रॉस्ट गलेगा, मेल्ट होगा, तो CO2 और मीथेन गैस रिलीज होगा, जो कि और गर्म करेंगे और वहाँ पर वार्मिंग करेंगे। ठीक है ना? 1970 के दशक तक जो टुंड्रा था वो एक कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा था, मगर आज ये कार्बन सोर्स की तरह काम करता है। वहाँ पर ये बर्फ़ पिघलने के कारण वहाँ से मीथेन, CO2 वगैरह रिलीज होता है। समझ गए? अब मुझे एक चीज़ पढ़ानी है, कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन है, मतलब जिस अमाउंट में कार्बन है, उसको कैप्चर करके एक जगह पर जमा कर दिया जाए। ये जो क्रांतिकारी आइडिया है ये उस समय नहीं आता जब हम लोग कार्बन रिलीज़ कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं फॉसिल फ्यूल वगैरह। तो बात वही होती है ना कि जब तक पड़ता नहीं है तब तक हम लोग सुधरते नहीं हैं। तो जब हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी बाद में, जब जान पर बनाएगी, तो हो सकता है कि तब हम लोग स्विच करें कार्बन फ्यूल से इधर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सोलर वगैरह की तरफ। तो यहाँ पर कार्बन को हम लोग कैप्चर करते हैं और जो ऑयल और गैस फील्ड है वहाँ पर जा कर के पहुँचा आते हैं, जो सलाइन एक्वीफर हैं वहाँ पर जा कर के दबा आते हैं, और कोल सीम में जहाँ से हम लोग कोयला का खुदाई किया करते थे वहाँ जा कर के हम जमा कराते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है वहाँ पर CO2 जा कर के जमा रहता है, ये हमारा हो जाता है कार्बन कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज। एक टर्म है, ये जो प्रक्रिया है कार्बन को हटा करके, कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटा करके एक जगह जहाँ पर जमा करने की, उसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है? द प्रोसेस बाय विच कार्बन सिंक रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज नोन एज
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, ट्री हैं, ट्री एक तरह से कार्बन को एटमॉस्फेयर से हमारे रिमूव कर रहा है, ठीक है ना। ये जो 3 तरीका था, ये तरीका कार्बन कैप्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, उसको हम लोग जाकर के उसी अवस्था में जाकर जमीन में दबा दे रहे हैं। ये जो सिक्वेस्ट्रेशन है, इसका मतलब ये होता है कि जो पेड़ पौधा है उसके रूप में हम लोग कार्बन को जमा कर रहे हैं। नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रिजर्वायर में कार्बन को एक्युमुलेट करना, स्टोर करना इंडेफिनिट पीरियड के लिए, ये कहलाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो कार्बन सिंक वो चीज़ है जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कम रिलीज करता है, मतलब ज़्यादा देने के बजाय ज़्यादा ले लेता है, CO2 अपने पास रख लेता है, उसको हम कहते हैं कार्बन सिंक। दूसरा होता है कार्बन सोर्स, जो ज़्यादा CO2 देता है और कम CO2 लेता है, तो एक तरह से ज़्यादा दे ही रहा है ना आपको, तो वो सोर्स होता है कार्बन का। जैसे कि जंगल है, मिट्टी है, ओशियन है, ये हमारे जो कार्बन है उसको ये स्टोर करता है, मगर बाद में जैसे कि जब ज़्यादा स्ट्रीम आ जाता है तो वो लोग फिर उसको रिलीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पीडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान सुनना, एंथ्रोपोजेनिक इमिशन मतलब कि मानव के द्वारा इमिशन किया जा रहा है CO2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कि कार्बन को संग्रह करने के लिए ये कौन से जगह अप्रोप्रिएट हैं। अबैंडन्ड कोल सीम बिल्कुल सही है, जहाँ से हम लोग कोयले की खदान करते थे, खुदाई करते थे, वहाँ पर जाकर के हमारे पास CO2 जमा कर सकते हैं, पहला सही है। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, आपको मैंने अभी बताया कि जो आपका गैस रिजर्वायर है, गैस फील्ड है, वहाँ पर, और जो सलाइन एक्वीफर है वहाँ पर भी हम लोग जाकर के अपना CO2 जाकर के वहाँ पर कर सकते हैं सिक्वेस्टर। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, सलाइन फॉर्मेशन ये भी सही है, तो 1 2 3 तीनों सही है, आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बात है, ठीक है ना। देखो ये डिप्लेटेड गैस रिजर्व हो गए, ये डीप एक्वीफर हो गए, सलाइन एक्वीफर, और ये आपका कोल बेड मेथेन फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कोल बेड जो है ना, ये वाला कोल सीम, वहाँ पर आप जाकर के जमा कर सकते हैं CO2 को, ठीक है। एक टर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ जो पत्तियां होती हैं पौधों की ज़्यादा हरी होने लग जाती हैं। क्यों सर? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? CO2 रॉ मटेरियल होता है। इसी कारण से पौधे ज़्यादा हरे होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रकाश संश्लेषण है वो बढ़ जाता है, पौधे पर ज़्यादा पत्तियां आने लग जाती हैं। इट इज़ ग्रीनिंग लार्जली ड्यू टू राइजिंग लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। यही प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इतना सा कॉन्सेप्ट से UPSC ने सवाल पूछ लिया। क्या किया? सवाल पूछ लिया उन लोगों ने 2018 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? चलिए इसका आंसर दीजिएगा। आप करना क्या, 2018 करके अपना ऑप्शन A B C D जो भी है ये अपना आंसर लिख करके सबमिट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हुई बातें हमारे क्लाइमेट चेंज की। कई सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग कवर कर देंगे MCQs के ज़रिए, और जो करंट अफेयर जो आपका आएगा ना वीडियो अंतिम वाला, सब उसमें हम लोग कर देंगे करंट अफेयर का जो नया नया चीज़ है उन सबको, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज का हमने अधिकांश पार्ट सब कवर कर दिया है, जिससे भी सवाल आने होते हैं। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो नेशनल पार्क है उन सब की, जो एक्ट हैं, पॉलिसीज़ जो बनाए गए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, उन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।